नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। भारत का ब्रिटेन के साथ मिसाइल सौदा हुआ है, यह कितने हजार करोड़ का हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद सौरोगेसी कानून क्या है, सौरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है, इसके बारे में जानेंगे। वैश्विक साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और किस कृति के ऊपर दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हमारी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन किया है। इसका पहला प्रश्न है, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा NMIA का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके बारे में, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को किया गया। यह उद्घाटन विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस तिथि को हुआ है? तो ये 8 अक्टूबर 2025 को हुआ है। अगला प्रश्न, इसके बारे में सामान्य जानकारी। 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ग्रीनफील्ड के नाम से इसको जानेंगे। अगला प्रश्न, नवीन मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये अडानी ग्रुप द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, NMIA का विकास अडानी ग्रुप और CIDCO सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के संयुक्त सहयोग से किया गया है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसका विकास किया है, इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न, NMIA किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस प्रकार की परियोजना है? यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट परियोजना है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा माना गया है, जिसे पूरी तरह नए क्षेत्र में विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवी मुंबई हवाई अड्डे के पहले चरण की यात्री क्षमता कितनी है? तो 20 मिलियन यात्री प्रति वर्ष इसकी क्षमता रखी गई है। पहले चरण में NMIA की क्षमता 20 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, पूर्ण विकसित होने पर NMIA कितने यात्रियों को संभाल सकेगा? यह 90 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा। भविष्य में यह हवाई अड्डा 90 मिलियन यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता रखेगा। ये अगला प्रश्न, NMIA परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, NMIA को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते बोझ को कम करने हेतु विकसित किया गया है। NMIA के संचालन की संभावित शुरुआत कब से मानी जा रही है? दिसंबर 2025 से इसको शुरू कर दिया जाएगा। उद्घाटन के बाद सुरक्षा व परीक्षण के उपरांत हवाई संचालन दिसंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है। NMIA की सुरक्षा व्यवस्था किसके अधीन होगी? यह CISF के अधीन होगी। भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितनी भी मेट्रो है, ज्यादातर में CISF द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
एनएमआई की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अधीन होगी, जैसा कि भारत में अन्य प्रमुख हवाई अड्डों में भी होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबों की आय, शिक्षा और जीवन स्तर को सुधारना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन को बढ़ाना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। ODOP योजना उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य हर जिले में पारंपरिक उत्पाद को पहचान देना और उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ कितनी राशि की मिसाइलें खरीदने का समझौता किया है? 4159 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदने का इन्होंने सौदा किया है। अगला प्रश्न, भारत किस देश से 4159 करोड़ की हल्की बहुउद्देशीय मिसाइल खरीदेगा? तो यह ब्रिटेन से खरीदेगा। ब्रिटेन के साथ ये करार हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की कौन सी कंपनी इस मिसाइल का निर्माण करेगी? तो ब्रिटेन की ऑप्शन बी थॉलेस यूके इसका निर्माण करेगी। मिसाइल का निर्माण ब्रिटेन की थॉलेस कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसका मुख्यालय उत्तरी आयरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत को दी जाने वाली मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है मार्टिलेट LMMM। अगला प्रश्न, ब्रिटेन भारत को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल LMM दे रहा है, जिसे मार्टलेट नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इस मिसाइल सौदे का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की वायु रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। LMM मिसाइलें मुख्य रूप से वायु रक्षा प्रणाली में प्रयोग की जाएंगी, ताकि दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टरों को निष्क्रिय किया जा सके। अगला प्रश्न, यह सौदा भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? यह सौदा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। इस मिसाइल सौदे से ब्रिटेन में लगभग कितनी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी? इस मिसाइल सौदे से ब्रिटेन में लगभग 700 नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। ऑप्शन सी हमारा सही है। यह मिसाइल मुख्य रूप से किस प्रकार की है? यह हल्की बहुउद्देशीय मिसाइल है। ऑप्शन सी हमारा सही है। यह मिसाइल हल्की, तेज और कई प्रकार के लक्ष्यों पर उपयोगी है। इसे जहाज, हेलीकॉप्टर या भूमि से छोड़ा जा सकता है। मिसाइल सौदे की घोषणा किस माह में हुई है? मिसाइल सौदे की घोषणा अक्टूबर माह 2025 में यह हुई है। अगला प्रश्न, इस सौदे के तहत भारत को क्या लाभ मिलेगा? इस सौदे के तहत भारत को तकनीकी हस्तांतरण और वायु रक्षा को बल मिलेगा। इस समझौते से भारत की वायु रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और भविष्य में जटिल हथियार साझेदारी की दिशा में प्रगति होगी। अगला प्रश्न, सौरोगोसी क्या है? सौरोगोसी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने
एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें क्या है, सबसे पहले समझते हैं सरोगेसी का मतलब। जब कोई महिला किसी अन्य दंपत्ति या व्यक्ति के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है ताकि जन्म के बाद वह बच्चा इच्छित माता पिता को सौंप दिया जाए, इसे हिंदी में किराए की कोख या गर्भ धारण के लिए प्रतिनियुक्ति भी कहा जाता है। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न, भारत में सरोगेसी नियमन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी, ये 2021 में लागू हुआ था। भारत सरकार ने सरोगेसी नियमन अधिनियम 2021 पारित किया, जो दिसंबर 2021 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य सरोगेसी को नैतिक और पारदर्शी बनाना है। अगला प्रश्न, सरोगेसी कानून 2021 के अनुसार भारत में कौन सी सरोगेसी वैध है? ऑप्शन बी, परोपकारी सरोगेसी भारत में वैध है। अधिनियम के अनुसार भारत में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, जिसमें सरोगेट मां को केवल चिकित्सा व बीमा खर्च दिया जाता है। ये परोपकार के उद्देश्य से की जा सकती है, बिजनेस के उद्देश्य से इसको नहीं कर सकते हैं। बिजनेस के उद्देश्य से ये अवैध है। सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत सरोगेट मां की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। सरोगेट मां की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास कम से कम एक संतान पहले से होनी चाहिए, तब वह किसी को अपनी कोख किराए पर दे सकती है। निम्न में से कौन सरोगेसी कराने के योग्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सरोगेसी कराने के लिए नहीं है? ऑप्शन बी हमारा सही है, अविवाहित महिला सरोगेसी नहीं करा सकती हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सरोगेसी कानून के अनुसार केवल भारतीय विवाहित दंपत्ति को ही अनुमति है। अविवाहित, तलाकशुदा, विदेशी या समलैंगिक व्यक्ति सरोगेसी नहीं करा सकते हैं। हालांकि 2023 संशोधन में कुछ छूट दी गई है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक सरोगेसी करता है तो अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ऑप्शन सी, 5 वर्ष की जेल और 5 लाख जुर्माने उस पर हो सकते हैं। अधिनियम के अनुसार वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। इसके उल्लंघन पर 5 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करने वाले दंपतियों पर सरोगेसी कानून की आयु सीमा लागू करने के बारे में क्या कहा है? यह हाल ही में कहा गया है। यह क्या है? लागू नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन दंपतियों ने 25 जनवरी 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी, उन पर नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में किन अधिकारों पर जोर दिया? ऑप्शन बी हमारा सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और माता पिता बनने का अधिकार। अगला प्रश्न, कोर्ट ने कहा कि किसी को माँ बाप बनने से रोकना निजी स्वतंत्रता और संविधान दिए गए द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मूल अधिकार हमारे 12 से 35 तक हैं। इस निर्णय का प्रभाव किन दंपतियों के लिए है? ऑप्शन सी, जो 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। यह निर्णय उन दंपतियों के लिए राहतकारी है जिन्होंने सरोगेसी प्रक्रिया 2022 से पहले शुरू की थी और अब आयु सीमा के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। 2022 से पहले वालों को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार क्या तय नहीं कर सकती है? ऑप्शन बी, दंपति के माता पिता बनने की योग्यता सरकार तय नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न,
कोर्ट ने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती है कि कौन दंपति माता पिता बनने योग्य हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकार और निजता का मामला होता है। अगला प्रश्न, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उद्देश्य क्या था? पूर्व 2022 दंपतियों को राहत देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का यह उद्देश्य है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगरी के लेखक लाज़लो क्रासनहोरकोई को दिया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार उनके दृष्टिगोचर और प्रेरणादायक काव्यात्मक कार्य के लिए प्रदान किया गया है, जो प्रलयकारी आतंक के बीच कला की निरंतरता शक्ति की पुष्टि करता है। पहला प्रश्न, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, लाज़लो क्रासनहोरकोई को दिया गया है। अगला प्रश्न, लाज़लो क्रासनहोरकोई का लेखन किस शैली में प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, लंबी जटिल वाक्य संरचनाएं और दार्शनिक विचार व गरीबी के लिए यह प्रसिद्ध है। लाज़लो क्रासनहोरकोई की प्रमुख कृतियों में कौन सी शामिल है? ऑप्शन बी हमारा सही है, स्टैंड टैंगो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, हंगरी के लिए यह नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? हंगरी के लिए यह नोबेल पुरस्कार दूसरी बार मिला है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, इससे पहले हंगरी के लेखक इमरे केरटेस को 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लाज़लो क्रासनहोरकोई के कार्यों का प्रमुख संदेश क्या है? तो प्रमुख संदेश ऑप्शन बी, प्रलयकारी आतंक के बीच कला की निरंतर शक्ति को बनाए रखना, यह प्रमुख संदेश है। साथियों के इसी के साथ व्याख्या, नोबेल समिति ने उन्हें यह पुरस्कार उनके काम के लिए दिया क्योंकि उनके साहित्य में दुख, कठिनाइयों और आतंक के बीच कला की स्थायी शक्ति की पुष्टि होती है। साथियों, इसी के साथ करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।